हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो की प्रॉब्लम 1.61 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ स्मूथ वाशर impinges at a velocity v on a group of 3 smooth identical blocks resting on a smooth horizontal surface as shown. The mass of each block is equal to the mass of washer. The diameter of the washer and its height are equal to the edge of the block. Assuming that the impact between washer and block is perfectly elastic, velocities of all the bodies after the impact are. यानी कोलिजन को, जितने भी कोलिजन हुए हैं उन सभी को इलास्टिक मानते हुए इम्पैक्ट के बाद आपको इस सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स की, यानी तीनों ब्लॉक्स की और वाशर की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, एक बार समझें। सबसे पहले मैं वो चित्र बना रहा हूं जो इस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड गिवन है। कुछ इस तरह से 3 ब्लॉक्स के सिस्टम को प्रेजेंट किया गया है। आप ध्यान से देखें। आप इसे एक ब्लॉक इसे और एक इसे कंसिडर करें। मैं इस पार्ट को यहां से हटा दे रहा हूं। कुछ इस तरह का पिक्चर गिवन है। सिमेट्री के साथ ये तीनों ब्लॉक्स प्लेस किए गए हैं। इन सभी का मास इक्वल है और बिल्कुल सिमेट्री लाइन में आता हुआ एक वाशर इस सिस्टम से इंपैक्ट लेता है। आप ये मान सकते हैं कि ये तीनों ब्लॉक क्यूब शेप के हैं और एक वाशर इंपैक्ट लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। और जब ये इस सिस्टम पे इंपैक्ट लेगा तो इंपैक्ट लेने की स्थिति में ये वाशर बिल्कुल एक ब्लॉक के लिए बनी हुई इस स्पेस में फिट बैठ जाएगा। यानी इस स्पेस में एग्जैक्ट फिट बैठ जाएगा वाशर उस इंस्टेंट पे जब ये इंपैक्ट लेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझें। ये प्रॉब्लम में गिवन है कि इस वाशर का डायमीटर और इसकी हाइट एग्जैक्टली उतनी ही है जितने इस ब्लॉक्स यानी सभी ब्लॉक्स के साइड की लेंथ है। अगर इस ब्लॉक की साइड लेंथ और इस वाशर का डायमीटर और हाइट सिमिलर है तो आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली एक क्यूबिकल ब्लॉक के लिए बची हुई इस जगह में एग्जैक्ट फिट बैठेगा वो वाशर इंपैक्ट के समय। अब कुछ इस तरह का पिक्चर मैंने बना दिया है और जो डायग्राम बना है उसे आप समझ लें। उसमें एक वाशर को कुछ पीछे इस तरह से दिखाया गया है और इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को v बताया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये वाशर आगे बढ़ेगा और इस सिस्टम के साथ कुछ इस तरह से इंपैक्ट लेगा। क्योंकि यही वाशर आगे बढ़ के इंपैक्ट ले रहा है तो अब मैं इसे इस डायग्राम से हटा रहा हूं। आप ये मान लें कि मूव करता हुआ ये वाशर इस पोजीशन पे आके सिस्टम से इंपैक्ट ले चुका है। अब ध्यान दें, हमें सॉल्व करना है कि इस इंपैक्ट के बाद सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड क्या होंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। गिवन डाटा के अकॉर्डिंगली जब ये v स्पीड से मूव करता हुआ इस सिस्टम से इंपैक्ट लेगा तो आप देख सकते हैं कि इंपैक्ट के समय इस वाशर का सरफेस इस और इस ब्लॉक को टच करेगा। यहां पर आप क्लियर देख पा रहे हैं कि एक कांटेक्ट वाशर का इस ब्लॉक के साथ बनेगा और एक कांटेक्ट इस ब्लॉक के साथ बनेगा। एक बात यहां पर और ध्यान रखें, चूंकि ये वाशर सिमेट्रिकली आगे बढ़ रहा है, आप समझें कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 3 ब्लॉक कुछ इस तरह से रखे गए हैं बिल्कुल सिमेट्रिकली। ये तीनों क्यूब के शेप वाले ब्लॉक हैं और जब ये वाशर इस सिस्टम से आके टकराता है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करता हुआ ये आगे बढ़ता है और जब इस सिस्टम से टकराता है तो कुछ इस तरह से इंपैक्ट को दिखाया जा सकता है। इस डायग्राम से ये क्लियर हो जाता है कि 2 ऐसे सरफेस हैं जहां पर इस वाशर ने 2 ब्लॉक को चुना है इंपैक्ट के लिए। अब ध्यान दें, इस इंपैक्ट के समय इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के द्वारा इस वाशर के साथ एक इंपल्स एक्सचेंज किया जाएगा। इंपल्स एक्सचेंज से मेरा क्या अर्थ है, आप समझें कि जब ये वाशर इस पॉइंट पर इस ब्लॉक से इंपैक्ट लेगा तो इस कांटेक्ट सरफेस, जो कि कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस ब्लॉक को एक इंपल्स मिलेगा और उतना ही इंपल्स ये ब्लॉक इस वाशर को भी प्रोवाइड करेगा। यानी कुछ इस तरह से
हम शो कर सकते हैं इस पिक्चर को। एक बात यहां पर आप समझें कि इंपल्स एक सडन फोर्स के द्वारा स्मॉल टाइम इंटरवल में किसी सिस्टम को दिए गए इंपैक्ट के लिए निकाला जाता है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फोर्स और उस स्मॉल टाइम के प्रोडक्ट से दी जाती है। एक बात यहां पर और ध्यान दें कि तीनों ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं और हॉरिजॉन्टल सरफेस बिल्कुल स्मूथ बताया गया है। इस ब्लॉक्स के सिस्टम को भी स्मूथ बताया गया है। आप ध्यान दें, एक इंपल्स इस ब्लॉक और इस वाशर के बीच में मैंने क्रिएट कर दिया है। ठीक इसी प्रकार का इंपल्स इस ब्लॉक और वाशर के बीच में भी मैं बनाना चाहूंगा। यहां पर यह बात आप क्लियरली समझें कि सिमेट्री होने के कारण मैं सभी इंपल्सेस को मैग्नीट्यूड में सिमिलर बना रहा हूं। आप ये जानते हैं कि ये दोनों इंपल्स एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, तो इन्हें सिमिलर होना चाहिए, लेकिन मैं इसे भी आई क्रिएट कर रहा हूं और इसे भी आई। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस डायग्राम में ये क्लियरली दिखाया गया है कि ये जो कोलिजन हुआ है ये सिमेट्रिक है, यानी इस कोलिजन में इन दोनों ब्लॉक्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। वाशर ने दोनों ब्लॉक्स को एक जैसा ही इंपैक्ट दिया है, तो मैग्नीट्यूड में सिमिलर इंपल्स दोनों को मिलेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है, आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स को 45 डिग्री होना चाहिए। अब ध्यान दें, जब इस ब्लॉक को ये इंपल्स मिलेगा तो इस इंपल्स का डायरेक्शन इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल है और ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि इस इंपल्स जो कि इस ब्लॉक को मिला है का डायरेक्शन इस सरफेस जो कि इन दोनों ब्लॉक्स का कांटेक्ट सरफेस है के पैरेलल है। सो क्लियरली जब इस इंपल्स के कारण इन दोनों ब्लॉक्स में मोशन आएगा तो इस इंपल्स का कोई भी कंपोनेंट ये इस ब्लॉक को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, यानी इस इंपल्स का इफेक्ट इस ब्लॉक पर नहीं पड़ेगा। मैं एक बार क्लियर बता दूं कि इस इंपल्स का कोई भी कंपोनेंट इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना इस सरफेस पर और ना इस सरफेस पर डेवलप हो पाएगा। यानी इस पूरी प्रक्रिया में ये दोनों ब्लॉक स्टार्ट करेंगे लेकिन ये ब्लॉक अपनी पोजीशन पर बना रहेगा। सो अगर मैं इन सभी ब्लॉक्स को फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक के नाम से बोलूं तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि थर्ड ब्लॉक की स्पीड इस इंपैक्ट के बाद भी 0 रहनी चाहिए, यानी वो अपनी पोजीशन पर बना रहेगा क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में उस पर किसी प्रकार का इंपल्स डेवलप नहीं हुआ है। अब ध्यान दें, दो ब्लॉक्स जो बिल्कुल सिमिलर हैं जिन्हें 1 और 2 कहा गया है, अगर उनके लिए इक्वेशन डेवलप की जाए तो क्या इक्वेशन बनेगी इस ब्लॉक के लिए? आप समझें, इस ब्लॉक पर मोमेंटम इंपल्स थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो इनिशियली इस ब्लॉक का मोमेंटम 0 है और जब इसे ये इंपल्स मिलेगा तो कुल मोमेंटम और इंपल्स का सम कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। एक बात पर और ध्यान दें कि जिस डायरेक्शन में ये इंपल्स मिल रहा है अगर मैं उसे n कैप से प्रेजेंट करूं तो मैं इसे i n कैप लिखूंगा और इसे होना चाहिए इक्वल इस ब्लॉक के फाइनल मोमेंटम के और उसे मैं लिख सकता हूं m इंटू v1 वेक्टर, यानी इस इंपैक्ट के बाद 1 नंबर का ब्लॉक जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसे हम लिख सकते हैं i अपॉन m इंटू एन कैप। यहां पर आप ध्यान दें कि एन कैप को i और j कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट है। सो इसके मॉड्यूलस से हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को I बाय m लिख पाएंगे। ये बात आप समझ सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही रिक्वायर्ड होगा हमें इस प्रॉब्लम में, क्योंकि इसकी डायरेक्शन को लेके किसी प्रकार का कोई डाउट हमें नहीं है। सो v1 का मैग्नीट्यूड हमें मिल चुका है I अपॉन m, इस बात पे ध्यान दें। और क्लियरली सिमिलरिटी होने के कारण बिना किसी कैलकुलेशन के मैं v2 की वैल्यू को भी I बाय m लिखूंगा। आप समझ सकते हैं कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी इस इंपैक्ट के बाद अगर इस डायरेक्शन में शो की जाए तो इसका मैग्नीट्यूड I बाय m होना चाहिए और इस ब्लॉक की वेलोसिटी v1 को I बाय m कैलकुलेट किया जा चुका है। अब ध्यान दें, दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड लिखे जा चुके हैं। अब इसी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को अगर मैं इस वाशर पे अप्लाई करूं तो वाशर के लिए क्या स्टेटमेंट बनेगा उस पर आप ध्यान दें, लेकिन उससे पहले आप क्लियर समझें कि इस कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं जिस कन्वेंशन को यूज करूंगा
वो कुछ इस तरह का होगा। आप ध्यान दें, इस डायरेक्शन को जे कैप कंसिडर किया जाएगा, जबकि वाशर के मोशन की इस डायरेक्शन को इस पूरे डिस्कशन के लिए मैं आई कैप कंसिडर करूंगा। यहां पर आप ध्यान दें कि आई कैप और जे कैप का डिसीजन हमें अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली लेना चाहिए। यहां पर मैं इस मोशन की डायरेक्शन को ही आई कैप कंसिडर कर रहा हूं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक आई की डायरेक्शन से अपोजिट है। सो ऐसा किया जा सकता है क्योंकि आई और जे इंडिपेंडेंटली चुने जा सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंगली। एक बात बस हमेशा ध्यान रखें कि आई और जे को पिक करने के बाद के का डायरेक्शन पिक करने के लिए आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। अगर आपने आई और जे के लिए इस तरह का पेयर चुना है तो के का डायरेक्शन अब आपको इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ही मानना पड़ेगा। अब ध्यान दें, आई और जे डिसाइड करने के बाद अगर मैं इस वाशर पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाऊं तो क्या इक्वेशन बनेगी, समझें। वाशर के इनिशियल मोमेंटम को लिखा जाएगा एम वी आई कैप। यहां पर ध्यान दें, तीनों ब्लॉक्स और वाशर मास सभी के बराबर दिए हुए हैं, सो मैं सभी के मास के प्लेस पे एम ही यूज कर रहा हूं। इसमें कंफ्यूजन ना करें, ये गिवन कंडीशन है। सो एम वी आई कैप इस वाशर का इनिशियल मोमेंटम होगा, और जब इस इनिशियल मोमेंटम में हम इंपल्स ऐड करेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा, ध्यान दें, इस आई इंपल्स को जो वाशर को मिला है इसे लिखा जा सकता है कंपोनेंट में ब्रेक करके। सो कुछ इस तरह से अगर मैं इसे आई और जे में ब्रेक करके लिखूं तो मैं इसे लिख पाऊंगा। आप ध्यान से देखें, ये होगा आई कॉस 45 माइनस आई कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन को आई कैप चुना गया है तो इसे माइनस आई कैप होना चाहिए, और दूसरा कंपोनेंट होगा माइनस आई साइन 45 जे कैप, या आप इसे प्लस करके माइनस जे कैप अलग से लिख सकते हैं। सो इस इंपल्स के दोनों ही कंपोनेंट इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली माइनस में प्रेजेंट किए जाएंगे, और जब इस इंपल्स को लिखा जाएगा तो इसके दो कंपोनेंट क्या होंगे, आप ध्यान से देखें। इसके कंपोनेंट लिखे जाएंगे आई कॉस 45 माइनस आई कैप। सो मैं इसे ट्वाइस कर दे रहा हूं क्योंकि इस डायरेक्शन में दोनों के कंपोनेंट सिमिलर हैं, और दूसरे कंपोनेंट को लिखा जाएगा प्लस आई साइन 45 प्लस जे कैप। और हम जानते हैं कि इनिशियल मोमेंटम और इंपल्स के सम को लिखा जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द वाशर। सो मैं इसे m इंटू वी डब्ल्यू वैक्टर से प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर आप ध्यान दें कि मैंने इस पूरी प्रोसेस में वाशर की फाइनल वेलोसिटी को इंपैक्ट के बाद वी डब्ल्यू वेक्टर कंसीडर किया है। हम ये जानते हैं कि ये वी डब्ल्यू वेक्टर इसी लाइन के अलोंग होगा, लेकिन जब तक ये कैलकुलेशन ना हो जाए तब तक मैं अपने आउटकम में आई और जे नहीं लगाना चाहूंगा। हम जानते हैं कि सिमेट्री के कारण वी डब्ल्यू इस लाइन के अलोंग ही आएगा, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जब तक ये कैलकुलेट ना हो जाए हम इसे आई और जे में ब्रेक नहीं करेंगे। इस कैलकुलेशन से हमें मालूम चलना चाहिए कि वी डब्ल्यू वेक्टर का डायरेक्शन आई वेक्टर के अलोंग ही है। सो इसे मैं सॉल्व करना चाहूंगा तो क्या इक्वेशन मुझे मिलेगी, आप ध्यान दें, ये होगा एम वी आई कैप माइनस रूट टू आई कैप। यहां पर मैंने इस माइनस को यहां लिख दिया है, आप ध्यान से देखें, और 1 बाय रूट टू से 2 को कैंसिल करके रूट 2 बना दिया गया है। इस टर्म को इस टर्म से कैंसिल किया जा सकता है और ये आ गया एम वी डब्ल्यू वेक्टर के इक्वल। अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि एम वी माइनस रूट टू आई इक्वल टू एम वी डब्ल्यू वेक्टर हमें मिला है, और इसका डायरेक्शन हमें आई कैप में मिला है। सो हम क्लियरली कह सकते हैं कि इस कोलिजन के बाद इस वाशर की वेलोसिटी आई कैप वेक्टर के अलोंग ही होगी, इसमें किसी प्रकार का जे कैप कंपोनेंट नहीं होगा। सो वी डब्ल्यू वेक्टर का डायरेक्शन कैलकुलेट किया जा चुका है। इसके मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के साथ मैं कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर पाऊंगा, आप ध्यान से देखें। इसे लिखा जाएगा v माइनस रूट टू आई बाय एम इंटू आई कैप। यहां पर मैंने m से डिवाइड कर दिया है लेफ्ट साइड, और कुछ इस तरह का आउटकम मुझे मिला है। इसके मॉड्यूलस की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकेगा इजीली, सो हम उसे फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे जब रिक्वायरमेंट होगी। फिलहाल मैं इसे इक्वेशन 3 के नाम से डिफाइन कर रहा हूं। अब ये सभी इक्वेशंस मुझे मिल चुकी हैं। अब ध्यान दें, इन 3 इक्वेशंस में टोटल वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व हैं उनकी काउंटिंग अगर हम करें तो v1, v2 और vw के रूप में 3 वेरिएबल हमें इस प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं, और इंपल्स i के नाम से हमने चौथे वेरिएबल को यूज किया है।
सो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब मुझे एक चौथी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। सो उस फोर्थ इक्वेशन को हम पता लगा सकते हैं किसी भी एक इंपैक्ट पर न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ अप्लाई करके। सो कैसे ये होगा आप ध्यान दें, मैं इस कांटेक्ट पे हुए इंपैक्ट को शो करने के लिए, उससे रिलेटेड वेलोसिटी को प्रेजेंट करने के लिए एक रफ पिक्चर यहां पर क्रिएट कर रहा हूं। आप ध्यान दें, आप इसे वाशर और इसे ब्लॉक का सरफेस समझ सकते हैं। इस पॉइंट पर इनमें कांटेक्ट हुआ है, ये इनका कांटेक्ट सरफेस है। सो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटीज पता करनी होंगी न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ अप्लाई करने के लिए। तो आप ध्यान दें, वाशर की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर है इंपैक्ट से पहले, उसे हम लिख पाएंगे v cos 45। आप ये समझ सकते हैं कि इस v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो कि इंपैक्ट वाले सरफेस के परपेंडिकुलर है वो v cos 45 होना चाहिए। सो v cos 45 मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है वाशर की वेलोसिटी के लिए इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर। मैं अपनी प्रॉब्लम के लिए इसे u1 की वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं। ठीक इसी प्रकार इस ब्लॉक की वेलोसिटी को इंपैक्ट से पहले लिखा जा सकता है 0, यानी कि ये ब्लॉक रेस्ट में है इस इंपैक्ट से पहले। सो 0 को u2 के लिए यूज किया जाएगा। इंपैक्ट के बाद वाशर की वेलोसिटी को vw कंसीडर किया गया है इस लाइन के अलोंग, जिसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आई है और हम ये देख पा रहे हैं कि आई वेक्टर में ही हमें मालूम चली है। सो इस vw के कंपोनेंट को कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हम लिख पाएंगे vw cos 45। सो इसे मैं v1 से प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर ध्यान दें कि v1 v2 नोटेशन पहले यूज किए जा चुके हैं। सो मैं इसे इस प्रॉब्लम के लिए v1 डैश से प्रेजेंट कर रहा हूं और इंपैक्ट के बाद इस ब्लॉक की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जाना है और उसे v1 ऑलरेडी लिखा जा चुका है मैग्नीट्यूड में। सो v2 का रोल इस प्रॉब्लम में हम प्ले करवाएंगे v1 से। सो v1 वैल्यू होगी v2 की। यहां पर मैं इसे v2 डैश लिख लेता हूं क्योंकि v2 हमारे पास ऑलरेडी है। सो इंपैक्ट से पहले की वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड और इंपैक्ट के बाद की वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लिया गया है, लेकिन ध्यान रखें कि ये वेलोसिटी कंपोनेंट केवल इंपैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लिए गए। आप ये जानते हैं कि न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ अप्लाई करने के लिए वेलोसिटीज को इंपैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाता है। सो इन सभी वैल्यूज के कैलकुलेट हो जाने के बाद अब अगर मैं न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ का फॉर्मूला यूज करूं तो हम जानते हैं कि वो फॉर्मूला होता है इंपैक्ट के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी इंपैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इक्वल टू इंपैक्ट से पहले की वेलोसिटी कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। सो मैं इसे कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूं, आप ध्यान दें, और इस फॉर्मूले में एक -e अप्लाई किया जाता है। अब ध्यान दें, चूंकि ये कोलिजन इलास्टिक बताया गया है सो इस e की वैल्यू को 1 अप्लाई किया जा सकेगा। और एक दूसरी बात पर ध्यान दें कि v1 डैश, v2 डैश, u1 और u2 ये सभी वेक्टर इस इंपैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कंसीडर किए गए हैं। सो सभी का डायरेक्शन n कैप ही होगा। सो नेक्स्ट लाइन में सभी की डायरेक्शन को n कैप मानते हुए मैं दोनों ओर इक्वेशन में n कैप के कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा और डायरेक्ट जो आउटकम आएगा उसे लिखूंगा। आप ध्यान दें ये कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। v1 डैश वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं लिखूंगा vw cos 45 और चूंकि ये n कैप में ही होगा सो आप देखते जाएं कि मैं केवल कोफिशिएंट ही लिख रहा हूं। v2 डैश वेक्टर को मैं लिखूंगा v1, ये भी n कैप में होगा और इस सेकंड साइड में हमें मिलेगा -u1 वेक्टर जो कि होगा v1/√2 -u2 वेक्टर जो कि 0 होगा। दोनों ओर n कैप वेक्टर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए गए हैं और कुछ इस तरह की इक्वेशन हमें मिली है vw और v1 के टर्म्स में। अब इस इक्वेशन को अगर हम फोर्थ इक्वेशन के रूप में कंसीडर करें तो इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके अब किस तरह से इन सभी कंपोनेंट की वेलोसिटीज को कैलकुलेट किया जाएगा आप ध्यान से देखें। मैं ये सब टर्म यहां से हटा रहा हूं, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब ध्यान दें, अगर मैं इस इक्वेशन में vw और v1 के मैग्नीट्यूड अप्लाई करूं तो क्या आउटकम मुझे मिलेगा। आप ध्यान से देखें,
VW के न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को अप्लाई किया जाएगा V माइनस √2I/m इंटू, आपको इसमें एक 1/√2 मल्टीप्लाई करना है, माइनस V1 के प्लेस पे हम लिख पाएंगे I/m। यहां पर एक बात पे ध्यान दें कि जब हमने इस इंपैक्ट के लिए V1 V2 को प्रेजेंट किया तो हमने उस केस में VW को केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में यूज किया था, उसे डायरेक्शन के साथ VW वेक्टर नहीं बोला गया था। कई बार स्टूडेंट ये कंफ्यूजन करता है कि सर VW वेक्टर तो आई कैप में था, तो ध्यान दें कि उस एक्सप्रेशन में हमने VW की न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज किया था केवल, और उस VW के एक कंपोनेंट को n कैप डायरेक्शन में प्रेजेंट किया था। आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई वेक्टर VW कैप है और आप उसे 45 डिग्री एंगल पर रोटेट करा के एक नया वेक्टर लिखते हैं तो आप उसे VW वेक्टर cos 45 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह वेक्टर अब VW वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है। सो ये बता देना जरूरी है मुझे आप लोगों को कि मैंने VW वेक्टर यूज नहीं किया था, केवल इसके मैग्नीट्यूड को यूज करके V1 को प्रेजेंट किया था। सॉल्व करके कुछ इस तरह का आउटकम अब हमें मिलेगा। आप ध्यान से देखें, मैं इन सभी टर्म्स की वैल्यू लगा चुका हूं और अब राइट साइड वाले टर्म को अगर मैं प्रेजेंट करूं तो ये होगा -V/√2, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो फाइनल आउटकम मुझे मिलेगा आप उस पर ध्यान दें, वो होगा V/√2 -I/m इक्वल टू -V/√2, और इसे सॉल्व करने पर हम V और I के बीच में एक रिलेशन डेवलप कर पाएंगे। आप इसे देखें ध्यान से, यह होगा 2 टाइम्स V/√2 इक्वल टू 2I/m, और फाइनली I/m का वैल्यू हमें मिला है V/√2। आप ये समझ सकते हैं कि I/m का वैल्यू ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हमें किसी भी वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इस I/m की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। सो अब अगर इस I/m का वैल्यू मैं V1 V2 में अप्लाई करूं तो जो आउटकम मुझे मिलेगा आप ध्यान से देखें, वो होगा V1 इक्वल टू V/√2, और ठीक इसी प्रकार से V2 का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा V/√2, और I/m का वैल्यू V/√2 अगर अप्लाई किया जाए VW में तो ये क्या सॉल्व होके बनेगा आप ध्यान से देखें, ये होगा V-√2 इंटू V/√2 I कैप, और √2 को कैंसिल करने के बाद ये V-V यानी नल वेक्टर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फाइनल जो आउटकम आया है उसे आप सुने। 3 नंबर का ब्लॉक पहले ही रेस्ट में आ चुका था, इस इंपैक्ट में उसकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और इंपैक्ट से जिन दोनों ब्लॉक्स को मोशन मिला, इंपैक्ट के बाद उनकी वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड V/√2 है, एक का डायरेक्शन n कैप में है और एक का डायरेक्शन आप इसे n डैश कैप मान सकते हैं। सो एक का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड V/√2 है, दूसरे का भी सिमिलर है, और इस पूरे इंपैक्ट के बाद इस वाशर की जो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट हुई है वो 0I कैप है। इसका मतलब इस इंपैक्ट के बाद वाशर रेस्ट में आ जाएगा और दोनों साइड ब्लॉक्स V/√2 स्पीड से मूव करने लगेंगे। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।